एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं और उनमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, तो वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इनको याद करने के लिए हम वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक भी देखेंगे। पहले हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। हमारा भारत का संविधान जब बना था, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू कर दिया था। तो जब भारत का संविधान बना था उस टाइम उसमें 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूची थी और आर्टिकल्स कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे उस टाइम। बाद में धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसमें 4 अनुसूची और जोड़ी गई और वर्तमान में हम बात करें तो इसमें 12 शेड्यूल्स हैं। और शेड्यूल्स होती क्या है कि जो भी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो वो लास्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में शेड्यूल बनाकर उसमें जोड़ी गई हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया गया है कि भारत के जो भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नेम्स और उनकी बाउंड्रीज, यानी कि टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन कितना है इंडिया का, तो उसकी बात फर्स्ट शेड्यूल में कही गई है। दूसरे शेड्यूल की बात करें तो दूसरे शेड्यूल में प्रोविजन ऑफ एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, यानी कि जो भी हमारी संवैधानिक पद हैं उनको कौन से वेतन भत्ते, उनकी सैलरी, वो सब क्या क्या होंगे, तो उनके बारे में सेकेंड शेड्यूल में कहा गया है। तो इसमें किस किस के वेतन भत्ते शामिल होंगे? तो पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है गवर्नर, राज्यों के जो भी गवर्नर होंगे वो, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। और उसके बाद चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारी जो विधानसभाएं हैं उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, और के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनके जो वेतन भत्ते हैं, इनके जो प्रिविलेजेस हैं, अलाउंसेस हैं, उनकी बात सेकेंड शेड्यूल में कही गई है। तो इनमें ध्यान रखिएगा, इनको याद करना है अच्छे से कि किन किन को सेकेंड शेड्यूल में रखा गया है। जैसे कि जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं तो उन सबको इसमें शामिल नहीं किया गया, तो एग्जाम में इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। उसके बाद हम थर्ड शेड्यूल की बात करें तो थर्ड शेड्यूल में आता है ओथ एंड अफर्मेशन, कि जो भी हमारे एमपी, एमएलए, इनकी जो शपथ है वो थर्ड शेड्यूल में दी गई है। तो थर्ड शेड्यूल में किस किस की शपथ आती है तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले एमपी, एमएलए और एमएलसी सबसे पहले चुनाव लड़ने के लिए वो कैंडिडेट होंगे, तो वो एज ए कैंडिडेट सबसे पहले शपथ लेते हैं। उसके बाद जब वो एमपी, एमएलए और एमएलसी चुनकर आ जाएंगे तो वो अपने पद की शपथ लेते हैं। उसके बाद जो मिनिस्टर बनते हैं, जो भी हमारे यूनियन मिनिस्टर होते हैं और जो भी हमारे स्टेट असेंबली में मिनिस्टर होते हैं, उनकी शपथ, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी ओथ भी थर्ड शेड्यूल में बताई गई है। और केग, इसमें किस किस की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है तो एक तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सबको इसमें नहीं रखा गया है थर्ड शेड्यूल में। प्रेसिडेंट की जैसे कि आर्टिकल 60 में है, बाकी वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सबको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब ध्यान रखना है कि किस किस की ओथ और अफर्मेशन को थर्ड शेड्यूल में रखा गया है। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो भी भारत के राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वहां से राज्यसभा में उनकी कितनी कितनी सीटें होंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखें, राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 हैं, तो हर स्टेट में अलग अलग एलोकेशन किया गया है सीट्स का, तो ये आ जाएगा फोर्थ शेड्यूल में। फिर देखते हैं फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है जो भी हमारे शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है
उनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा और उनमें एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कैसा होगा। तो इन सब की बात करता है फिफ्थ शेड्यूल। शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल किस तरीके से होगा, इसकी बात फिफ्थ शेड्यूल करता है। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ शेड्यूल। तो सिक्स्थ शेड्यूल में जो भी ट्राइबल एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, बाकी ट्राइबल एरियाज तो शेड्यूल एरिया और ये हमने किसमें देख लिए, फिफ्थ शेड्यूल में आ गए। और नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं जिनको सिक्स्थ शेड्यूल में रखा गया है। तो उनमें कौन कौन से हैं, पहला असम है, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इनको आप ATM से याद रख सकते हैं। ए से असम, टी से त्रिपुरा और M से 2 स्टेट याद रखने हैं, मेघालय और मिजोरम। तो ये होगी सिक्स्थ शेड्यूल। इसके बाद आगे चलें तो सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल में क्या कहा गया, सेवंथ शेड्यूल में है कि जो यूनियन और स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात कही गई है, यानी कि जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको 3 लिस्ट में बांटा गया है। तो 3 लिस्ट कौन कौन सी है, पहली यूनियन लिस्ट है, दूसरी स्टेट लिस्ट है और तीसरी कंकरेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं, यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट हैं जिन पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तो यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं, इसमें मेनली वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जो कि हमारे राष्ट्र हित में होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया। तो ये सब यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं। स्टेट लिस्ट में अभी कितने सब्जेक्ट है, 59 सब्जेक्ट हैं जिन पर स्टेट जो है वो एक्ट बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें कानून बना सकती हैं। और ये हमने पहले पढ़ा था, कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। तो 7th शेड्यूल में क्या आ गया, एक तरह से ये फेडरल स्ट्रक्चर की ही बात करता है 7th शेड्यूल कि जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा यूनियन और स्टेट में। उसके बाद आगे चलें तो 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज थी ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसके बाद अभी हम एट प्रेजेंट की बात करें तो अभी 22 लैंग्वेज हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो 14 लैंग्वेज तो पहले से थी, बाद में 8 लैंग्वेज कौन कौन सी ऐड हुई हैं वो हम देख लेते हैं। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 से सिंधी को जोड़ा गया है। उसके बाद तो सिंधी कौन सी होगी, हमारी 15वीं ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, तो इसमें 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो कोंकणी 16, 17 और 18, इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये अल्फाबेटिक सीरीज में ही है एक तरह से। तो कोंकणी, फिर मणिपुरी और नेपाली, अगर हम इनको अल्फाबेटिक सीरीज में रखते हैं तो उसी ऑर्डर में ये जोड़ी गई हैं। उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली। तो सबसे लास्ट में कौन सी जोड़ी गई है, संथाली। और इनमें भी आप अल्फाबेटिक सीरीज में ऑर्डर में याद रख सकते हैं। और अगर हम ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना चाहें तो पहला 21 है, फिर 71, इन दोनों को ऐड कर दो 92। तो 21, 71, 92, ये हो गया हमारा 8th शेड्यूल। उसके बाद 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल जो है वो जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से। ये कब जोड़ा गया, 1951 में जोड़ा गया। और जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो इसी अनुसूची के लिए किया गया था। तो इसमें क्या रखा गया, 9th शेड्यूल में ये कहा गया कि कोई भी लॉ बनाकर अगर 9th शेड्यूल में रख दिया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। कि पार्लियामेंट ने अगर कोई भी लॉ बना दिया है, पार्लियामेंट ने कोई भी एक्ट पास किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। लेकिन
गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1951 में कि अगर हमने इसको 9th शेड्यूल में रख दिया है तो इसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। और ये किस लिए किया गया था? ये उस टाइम जो हमारा जमींदारी सिस्टम चल रहा था उसको अबोलिश करने के लिए, और जो भी लैंड रिफॉर्म्स उस टाइम गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये शेड्यूल बनाई गई थी और उसमें ये एक्ट रखे गए थे। तो मेनली हमें ये क्या याद रखना है कि 9th शेड्यूल सबसे पहले तो ये पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, और इसमें क्या कहा गया कि इसमें अगर कोई भी लॉ रख दिया जाता है 9th शेड्यूल में तो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। और ये किसके लिए थी? जमींदारी सिस्टम को अबोलिश करने के लिए और जो भी हमारे लैंड रिफॉर्म्स थे उनको लागू करने के लिए ये जोड़ी गई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बनाने शुरू कर दिए कि ताकि इन पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाए, तो उनको वो 9th शेड्यूल में ऐड करते गए। तो इसमें लॉज की लिस्ट जो बहुत बड़ी हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक स्टेटमेंट दिया कि 24 अप्रैल 1973 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी एक्ट इसमें रखे गए हैं 9th शेड्यूल में उनका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और इससे पहले के जो शेड्यूल उसमें लॉ रख दिए गए हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो 24 अप्रैल 1973 का ही क्यों कहा? तो 24 अप्रैल 1973 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन केशवानंद भारती केस का फैसला आया था, जो कि हमारे भारत के संविधान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था। तो इसलिए 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉज इसमें रखे गए हैं उनका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन 1985 से। तो इसमें क्या है? इसमें जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में ये बात करता है कि कोई भी अगर मेंबर है पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेचर का, तो अगर वो मेंबर बन गया है उसके बाद किस ग्राउंड पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दल बदल विरोधी कानून भी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसके बारे में 10th शेड्यूल बात करता है। तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनमें एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। उसके बाद 11th शेड्यूल जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1993 में। तो इसमें जो हमारे पंचायती राज संस्थाएं जोड़ी गई और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको कुछ पावर्स दिए गए। तो इसमें अभी तक 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिए गए हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हर राज्य की अपनी गवर्नमेंट पे कि वो अपने राज्य में पंचायतों को कितने विषय देना चाहती है। जैसे कि बहुत सारे स्टेट ऐसे जिन्होंने पूरे 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पंचायतों को हैंड ओवर कर दिए, और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं उनमें कुछ सब्जेक्ट अभी तक पंचायतों को हैंड ओवर नहीं किए गए हैं। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि 11th शेड्यूल जो सबसे पहले तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई है और इसमें 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिए गए हैं। और 12th शेड्यूल जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा गया और ये भी 1993 से इम्प्लीमेंट किया गया है। और सॉरी, इसमें ये गलत लिखा गया है, ये है हमारा। तो जो 12th शेड्यूल है वो बात करता है म्युनिसिपैलिटीज की, कि हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको कितनी पावर दी गई है। तो उनको 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं। 11th शेड्यूल बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की और 12th शेड्यूल जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज की बात करता है। तो इसमें 18 सब्जेक्ट्स इनको दिए गए हैं।
तो अब इस वीडियो के लास्ट में हम देखते हैं कि जो हमारी 12 शेड्यूल्स हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या है। तो इसके लिए ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो पहली हमारी शेड्यूल क्या थी कि इंडिया का जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, स्टेट्स के नाम और बाउंड्रीज। तो फर्स्ट हो गया टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड ज्यूरिसडिक्शन। उसके बाद दूसरा है ई से एमोल्यूमेंट्स, यानी कि जो भी वेतन भत्ते हैं वो हो जाएंगे। तीसरा है ए अफर्मेशन और ओथ, अफर्मेशन और ओथ यानी कि शपथ हो जाएगी। चौथे में हो जाएगा राज्यसभा सीट एलोकेशन। पांचवा हो जाएगा शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन। छठवा हो जाएगा अदर शेड्यूल्ड एरिया। तो इसमें हमारा क्या क्या था, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। फिर सातवां हो गया फेडरल प्रोविजंस यानी कि लिस्ट्स, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। फिर हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से हो गया लैंड रिफॉर्म्स। डी से हो गया डिस्क्वालिफिकेशन। और पी से हो गया पंचायत। और एम से हो गया म्युनिसिपालिटीज। तो ये हमारी ट्रिक हो गई इसको याद रखने के लिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम।